Assalamu alaikum. Okay, so we are doing topic number 14 जिसमें हम force vibration of 2 degree freedom systems पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो let us quickly go through what we did in the last lecture and then we'll see what we have to do today to finish this topic. Right. इस टॉपिक के हमारे objectives ये हैं कि we had to determine steady state solution of 2 degree freedom systems under harmonic forces. So we are only considering forces of the form F naught sine omega t or cos omega t. We have not talked about base excitation or mass unbalance in these systems. Right. We want to now determine the frequency response of these systems. ठीक है, तो ये topic हमने आज करना है. And then we need to talk about something called undamped vibration absorbers, which are used to minimize vibrations at certain frequencies. ठीक है, तो we need to understand what these are and we need to understand the principle on which these can be designed. So we go back to our original system. ये पीछे काम हम पहले कर चुके हैं, तो ये वाले सिस्टम की हमने इक्वेशंस फॉर्म की हुई हैं. तो द इक्वेशंस आर these. ठीक है, ये इक्वेशंस हम पहले बना चुके हैं और इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख दिया था एंड द मैट्रिक्स इक्वेशंस टर्न आउट टू बी दिस, राइट. उसके बाद व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमारे पास अगर हार्मोनिक फोर्सेस हैं दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो वी कैन अज्यूम अ सॉल्यूशन एट द सेम फ्रीक्वेंसी. ये बात हम पहले करते हुए आ रहे हैं फॉर वन डिग्री फ्रीडम सिस्टम एज वेल, कि अगर आप का सिस्टम अगर स्टेडी स्टेट आपने सॉल्यूशन निकालना है और आपकी फोर्स किसी भी किस्म का लोड वो हार्मोनिक है, चाहे वो मास अनबैलेंस है या बेस एक्साइटेशन है या फिर सिंपल हार्मोनिक फोर्स है, in these cases the solution will also occur at the response will also occur at the same frequency. ठीक है, तो अगर आपकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है then the solution also occurs at the same frequency. तो हमने सॉल्यूशन हम दो फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स अज्यूम कर लें या फिर वी कैन कंबाइन टुगेदर कंबाइन दीज टुगेदर इनटू अ सिंगल साइन और अ सिंगल कॉस इफ यू वांट. तो अगर डैम्पिंग जीरो है देन ऑफ कोर्स हमें पता है कि फेज एंगल हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट विल आइदर बी जीरो और 180. तो वी कैन जस्ट टेक केयर ऑफ इट विद द माइनस साइन इन द एम्पलीट्यूड. ठीक है, ओके. तो जो ये एम्पलीट्यूड है x2 और x1, इनके हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द फेज एंगल. इफ दे आर पॉजिटिव इट्स जीरो, इफ दे आर नेगेटिव इट्स माइनस इट्स 180 डिग्रीज. ठीक है, बट अगर हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम है देन जो भी हमारे पास फोर्स का फंक्शन आ रहा है वो सेम फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. तो दिस इज इन साइन, देन द सॉल्यूशन विल रिमेन इन साइन एंड द कॉस विल गो अवे एंड यू एंड अप विद ओनली अ सिंपल फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी. ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है विच इज इजी टू सॉल्व. बट लेट्स से कि आपके पास डैम्पिंग है, देन देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स रिटन हियर. देयर इज अ वे यू कैन इंटरचेंज देम एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि ये किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब आपके पास दो एम्पलीट्यूड्स हैं, दो फेज एंगल्स हैं, एक्स एंड फाई, x1 x2 φ1 φ2. तो वी कैन फाइंड बोथ ऑफ दीज आउट यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स. you can find out how to get from here to here. दोनों इंडिपेंडेंटली होगा. x1 ऑफ t की इक्वेशन से आप कैपिटल x1 और φ1 निकालेंगे और x2 t की इक्वेशन से आप कैपिटल x2 और φ2 निकालेंगे. ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द सेम अप्रोच दैट वी हैव यूज्ड बिफोर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्रोच और these simple trigonometric identities to get from one form to the other, right. Ab, if we plug the solutions into our equations of motions, we get a very long equation, but in order to solve this there are four unknowns, x11 x21 x12 x22. In order to solve these four equations we need four equations. So what we do is we collect the coefficients of sine and cos omega t and we set them, we equate them on either sides of the equation. So we get four equations, two from sine omega t and two from cos omega t. Now these are four equations which have four unknowns, you can solve them. ठीक है, तो आप ये सिंप्लीफिकेशन की हुई है, कुछ भी नहीं है. तो फोर अननोन्स है, फोर इक्वेशंस है, यू कैन use as calculator to get these, or you can, as we saw in a later slide in the last lecture, कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं.
राइट तो एग्जांपल आगे एग्जांपल पहली एग्जांपल जो हमने देखी थी इसमें वी हैड एन अनडैम्प्ड सिस्टम इन एन अनडैम्प्ड सिस्टम वी कैन अज्यूम अ सॉल्यूशन टू बी अ प्योर साइन सिंस द फोर्स इज आल्सो इन साइन ठीक है यहाँ पे भी हमने साइन ओमेगा टी तो दिस ओमेगा इज एक्चुअली 2 रेडियंस पर सेकंड तो दिस इज साइन 2t यू कैन calculate the derivatives and you can plug those in into your equations and get simplified equations अब आपके पास दो unknown है x1 and x2 you can two equations two unknowns you have so you can just go ahead and solve x1 and x2 which gives you the solutions x1 of t and x2 of t ठीक हो गया तो अब आपके पास एक सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है द नेगेटिव सोल्यूशन एसेंशियली मींस कि आपके पास देयर इज अ फेज एंगल ऑफ 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस ठीक तो दैट पार्ट हैज बीन इंक्लूडेड हियर अच्छा एक और क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम अराउंड इन विच वी सेड कि इफ वी हैव डैम्पिंग देन it becomes a little bit more time consuming and it's a little bit long the solution because now we have we'll have four equations with four unknowns because हम solution जो assume करेंगे we are going to assume a solution with sine and cos parts तो x11 sin omega t plus x12 cos omega t and similarly x2 of t we defined तो we do the exact same thing हम अपने derivatives लेते हैं solution के x dot x12 dot we plug them in the equations of motion and we get equation जिसमें sin omega t भी आ रहा है cos omega t भी आ रहा है तो we first of all we have done what we have done is use plugged in omega equals to 5 radians per second because this was given in the question ये आप start से भी ले सकते हैं I just did an additional step so you can always just assume the solution directly as sin 5t and cos 5t that would be a little bit time saving so we can compare the coefficients of sine and cos and uh, because of that we get four equations जो भी वेक्टर्स कॉमन आ रहे हैं फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन के अंदर x11 x21 का वेक्टर दो दफ़ा रिपीट हो रहा है इसके कोफिशिएंट इसके मैट्रिसेस को ऐड करा दीजिए सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में x12 x22 के वेक्टर्स दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो आप इनके मैट्रिसेस को ऐड करा दीजिए यू गेट सिंप्लीफाइड फॉर्म रिलेटिवली सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसमें चार अननोन्स हैं चार इक्वेशंस हैं एंड यू कैन सॉल्व देम नाउ ठीक है तो हमने इसका सोल्यूशन खुद से देखा था एंड लेट मी जस्ट गेट टू दैट कि हमने ये कहा था कि अगर आपको लेट्स से यू हैव टू सॉल्व इट बाय हैंड देन द अप्रोच वुड बी टू एक्चुअली फर्स्ट एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स one of the unknowns from the equations and solve the remaining three so but we have to make sure कि we take combinations which are unique वो repeat नहीं हो रहे हो तो हमने 1 को 4 के साथ 2 का 4 के साथ 3 के 4 के साथ combination बनाया we tried to eliminate x11 we did that and whatever was left three questions बनी है A B C इनको हमने solve किया we found out the remaining three unknowns x21 x12 this should be x12 one of these I'll check what it is and x22 एक unknown हमारा x11 जो eliminate हुआ होता है you can plug the three back in here to get to actually to get x11 as well so let me just see okay this is x12 the second one is x12 let's just fix that right okay so this we did and then we talked about this one as well हमने इसमें हमें ये वाली एग्जांपल भी हमने कर ली है हमने इस सिस्टम के स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी निकालना था अनडैम्प सिस्टम है और इसकी फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी थी वी लुक्ड एट हैंड सॉल्यूशन हमने इसको पूरा सॉल्व करके देखा था अप्रोच वही है कि पहले इक्वेशंस फॉर्म की हुई हैं you'll need to go through this it will be difficult for me with all this text to go through this again तो वीडियो लेक्चर में से यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस पार्ट तो आप हमने सबसे पहले इक्वेशंस फॉर्म की हुई हैं देन वी अज्यूम द सॉल्यूशन हमने सिर्फ साइन की फॉर्म में अज्यूम किया बिकॉज अनडैम्प्ड सिस्टम है और द फोर्स इज इन साइन we plugged the solution back into the equations formulated our equations and from there we found out our solution and the solution since it's all symbolic we have to solve it मतलब हाथ से करना पड़ेगा and we talked about the Cramer's rule उसमें that is an easier approach आप if you don't want to do it you want to calculate one
as from one equation, plug it into other equation and solve that way. You're free to do that, but this is a lot simpler. Capital theta capital X हमने यहाँ से solve कर लिए. What we notice here is that हमारे पास जो equations form हो रही हैं उनमें जो denominator है, the denominator is going to be the same in both equations. Theta और x का denominator same है, and this denominator is the characteristic equation of your system. Characteristic equation हमारे पास जो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल M प्लस K, तो M मैट्रिक्स और K मैट्रिक्स है ये, ठीक है. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स द M मैट्रिक्स प्लस द K मैट्रिक्स. इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, दिस वी टॉक्ड अबाउट इन टॉपिक 13, और दिस इज द सेम इक्वेशन. तो यू डोंट नीड टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगेन. अगर आपने स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कर लिया तो इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एवरी टाइम, राइट. तो अगर हमें इस सिस्टम के उन्होंने बोला हुआ है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी, वी कैन जस्ट सेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ठीक. तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 किया, वी कैन फाइंड आउट ओमेगा स्क्वायर, वी फाइंड आउट ओमेगा स्क्वायर. अगेन यू विल हैव टू सॉल्व दिस थिंग बाय हैंड बिकॉज सब कुछ सिंबॉलिक है, बट थिंग्स आर सिंप्लीफाइड बिकॉज आपके पास k1 k2 इस तरह नहीं चल रही. यू हैव km एंड पैरामीटर्स आर कॉमन throughout the system, so it actually simplifies into a very simple form, ठीक. What you need to understand and what you need to take care of is that when you are actually solving this thing, don't assume parameters to be k1 and k2. Or what a lot of students do is, although चीजें k की फॉर्म में गिवन है और सारे मासेस m की फॉर्म में गिवन है, फॉर एग्जांपल 1k is k, the other is 1.5k, what students do is they assume things to be k1 k2 m1 m2, and that actually makes your life difficult, not easy, because उससे क्या होगा कि आपके पास solution में कोई simplification नहीं हो पाएगी. All the masses and all the stiffnesses are not related to each other anymore, ठीक है. तो आपको जो सिंबल्स दिए हुए हैं यू हैव टू मेक श्योर कि वही सिंबल्स एज्यूम करें, अदरवाइज एक तो चीज़ सही भी नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट द सिस्टम दैट वी हैव गिवन यू, एंड सेकेंडली it is an over complication of the solution that you are doing. तो k और m की फॉर्म में अगर हमने सारे k assume किए हुए हैं और masses assume किए हुए हैं, then it actually simplifies to very simple forms, ठीक. omega 1 and omega 2, and this was the problem, ठीक है. ये हमारा सवाल था, यहाँ तक हमने पिछली क्लास के अंदर एक्चुअली कर लिया था. आज की क्लास में what we need to do is we need to talk about के एक undamped system अगर मैं लूँ उसका वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा वाइब्रेशन का, ठीक है. तो सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी कि हम एक्स एक्सिस पे आर प्लॉट करते थे, वाई एक्सिस पे सम सॉर्ट ऑफ नॉन डायमेंशनल रिस्पॉन्स प्लॉट करते थे. वी वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, so let's see what we can do. तो हम एक 2D के फ्रीडम सिस्टम अज्यूम करेंगे, ठीक है. अनडैम्प्ड सिस्टम है, सही. this system you can probably make this system if you want to. अगर हम सिस्टम को बनाना चाहें, this system would look like this. आपके मास m1 के साथ दो स्टिफनेसेस अटैच्ड हैं, k1 एंड k2. k2 m2 के साथ भी अटैच्ड है, दिस इज m2, ठीक है. और m2 के साथ there is another stiffness attached which is k3, and this is a system that we are trying to model here, ठीक है. m1 m2 k1 k2 k3, right. इसका solution assume करते हैं. Solution comes out to be x1 sin omega t, x2 sin omega t, because we have the force in sin omega t form, ठीक है. अगर force cos की फॉर्म में होती तो we would have assumed the same. अगला काम क्या होता है solution करने का? We plug the solution into our equations. तो पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे. हमारे पास इक्वेशन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव एंड द एक्स वेक्टर आर रिक्वायर्ड, तो वी कैन प्लग दोज इन, एंड वी हैव डन दिस पार्ट बिफोर. तो ये एग्जैक्टली सेम है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है. तो हमने अपने सॉल्यूशन को प्लग इन कर दिया. दिस एंटायर थिंग इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द एक्स वेक्टर एंड दिस इज द एक्स वेक्टर इटसेल्फ, ठीक. x1 x2 का वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा t कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड, वो कॉमन ले लिया, बाकी जो कुछ बचा उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया. दिस
the determinant of this thing is your characteristic equation as well. अभी हमें characteristic equation नहीं निकालनी because we are not interested in the free response. We want to get the forced response. ठीक है, तो हमें x1 और x2 solve करने हैं. ठीक है, तो x1 x2 solve करने के लिए we will need to solve the equations. ये equation solve करनी पड़ेंगी. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द क्रेमर्स रूल अगेन. तो क्रेमर्स रूल क्योंकि हम सिंबॉलिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, वी वांट टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज x1 एंड व्हाट इज x2, कैपिटल x1 कैपिटल x2 एम्पलीट्यूड्स in terms of all the system parameters. We just want to get these so that we can actually see the response x1 and x2 के जो amplitude है, we want to analyze them by changing omega. That's the idea. तो इसको जाहिर है फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा कैपिटल x1 कैपिटल x2 को. तो सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज द क्रेमर्स रूल. एंड क्रेमर्स रूल के अंदर व्हाट आर वी डूइंग, जस्ट रिवीजन. हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो भी आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, दैट मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आ जाता है दोनों सॉल्यूशंस के लिए. दो वेरिएबल्स हैं, अगर तीन होते तीनों के लिए डिनोमिनेटर में आ जाता है इसका डिटरमिनेंट. न्यूमिनेटर में यही मैट्रिक्स दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर x1 की बात हो रही है तो x1 का जो कॉलम बन रहा है, पहला कॉलम, पहले वेरिएबल की बात हो रही है वेक्टर में, तो पहले कॉलम को आप फोर्स वेक्टर से रिप्लेस करा देते हैं यहाँ पे. तो दिस इज द योर फोर्स वेक्टर. ठीक है, ये पहले कॉलम की जगह पे आ गया. दूसरा कॉलम इटसेल्फ रिमेन्स द सेम. ठीक है, आप x2 निकालना चाह रहे हैं, x2 के लिए आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करा दिया फोर्स, एंड दैट्स इट. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आप इसके बाद डिटरमिनेंट्स को ओपन कर दीजिए एंड यू एसेंशियली हैव योर सॉल्यूशंस x1 and x2. तो वेरी डायरेक्ट, the fastest approach that we have for these type of equations, जो कि जल्दी आपको solution करके दे देंगे. ठीक है, denominator जो है हमारे पास, that is still the characteristic equation. And if you want to find the natural frequencies, the approach would be to just set the characteristic equation equal to 0. सही है, and the solution of these will give us our natural frequencies of the system. Since it's 2 degree freedom, so we have two natural frequencies, omega 1 and omega 2. What would happen if I set my omega in these two equations? जो मेरी ऊपर equations हैं दो, if in these two equations I set my omega equal to omega 1 or omega 2, what would happen to x1 and x2? x1 and x2 के अंदर डिनोमिनेटर में अगर मैं ओमेगा की जगह पे ओमेगा 1 प्लग इन कर दूंगा, वी नो कि अगर इस इक्वेशन के अंदर इसके रूट्स निकले थे ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो उसका मतलब रूट्स का मतलब ये होता है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर इट्स रूट्स. ठीक है ना, तो अगर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा 1 प्लग इन कर दूंगा, देन दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस x1 टेंड्स टू इंफिनिटी. तो आप रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप ओमेगा 1 या ओमेगा 2 प्लग इन कर देंगे अपनी एम्पलीट्यूड की इक्वेशंस में, देन यू वुड गेट इनफिनिट एम्पलीट्यूड्स, एंड दैट इज ट्रू फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम्स. डैम्प्ड सिस्टम में ऑफ कोर्स ऐसा हमने देखा था कि नहीं होता कि इनफिनिट एम्पलीट्यूड्स आए, यू गेट वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड्स बट दे आर नॉट इनफिनिट. राइट, तो हमने ये बात तो कर ली कि हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं कि वी नाउ हैव इक्वेशंस फॉर x1 एंड x2, एंड नाउ वी आर in a position to actually analyze these solutions. ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए द सिंपलेस्ट अप्रोच वुड बी टू एक्चुअली अज्यूम सम पैरामीटर्स, क्योंकि हम इसका ग्राफ की फॉर्म में देखेंगे. तो लेट्स अज्यूम सम पैरामीटर्स k1 k2 m1 m2 k3, सब पैरामीटर्स अज्यूम कर लीजिए, एंड लेट्स plug those in and let's keep omega as it is and see how these solutions are going to change. तो हमने सॉल्यूशंस प्लग इन कर दिए, अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लग इन कर दी, एंड वी प्लॉटेड कैपिटल x1 एंड कैपिटल x2. ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया हुआ है, k2 f1 से नॉर्मलाइज किया हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई मेरे पास फैक्टर ऐसा आ जाए जिससे हम एक नॉन डायमेंशनल रिजल्ट को देख सकें. ऑल्दो मैंने डिनोमिनेटर में ये काम नहीं किया हुआ, बट जस्ट हियर सो दैट वी हैव सम सेंस के यहाँ पे सिस्टम के किसी पैरामीटर से नॉर्मलाइज करना, तो वो हमने कर लिया. दिस माइट नॉट बी द बेस्ट नॉर्मलाइजिंग पैरामीटर, बट आई जस्ट डिड दैट. ठीक है, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू विजुअलाइज दिस सिस्टम. दो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, एक x1 का है, एक x2 का है, दो एम्पलीट्यूड्स चल रहे हैं. देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर हैपनिंग, थ्री इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ठीक है, एक तो आपके पास जो दो
नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं, ठीक है। उन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को जैसे सिस्टम अप्रोच करता है, बोथ द सॉल्यूशंस टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों पॉइंट्स। एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे आ रही है 1 के ऊपर, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी इस जगह पे आ रही है √3 के ऊपर, ठीक है। At both of these frequencies, your solution is tending to infinity. Makes sense? Resonance हो रही है. But there is one more thing. At one point, your x1 is having an amplitude which is 0. Take, and we're going to utilize this. We're going to utilize this thing to actually design our vibration absorber. We just saw in a 2-degree freedom system, it is possible that at some frequencies we can have 0 amplitudes for one of the masses. This means that if we properly design our 2-degree freedom systems, we might be able to set at what frequency this thing is happening. Is 0 amplitude kis jagah pe ho raha. In real systems, in with damping, this never actually gets to 0, it just gets minimum. Okay? But in a theoretical system, you can actually achieve 0 amplitudes. But in real system as well, you can get very, very small amplitudes. It is possible. Okay, there is a lab experiment for that as well. I don't know whether you have done that or not so far, but hopefully when you get a chance to actually go and perform this thing, you will be able to see and appreciate that this thing is actually possible. Okay. राइट right, तो हमारे पास x1 का ये था, तो ये इक्वेशन थी, तो how would actually x1 become 0? Can we find a condition for that? The condition for x1 to be 0 would be if the numerator here becomes equal to 0, and if the numerator becomes 0, then we can actually find a condition for x1 to be 0. So that would become omega square equals to k2 plus k3 divided by m2. Okay, and I could set this thing like this, and if my forcing frequency is equal to this thing, then my x1 will become 0. What does this look? ये किस system की natural frequency लग रही है आपको? If I just try to draw this thing, if I take a system like this, इसमें दो stiffnesses हैं K2 और K3, दोनों parallel में हैं. There is one mass m. तो इस system की जो natural frequency है, that natural frequency is K2 plus K3 divided by m2. So what you should understand from all of this is कि हमारे पास अगर जो सेकंड सिस्टम है, अगर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा होता, उसकी जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन रही होती, if that natural frequency matches the forcing frequency which is happening here, then the entire energy of the force is absorbed by the second mass, and the first mass has no vibrations in it, which is happening here. Okay, second mass is still oscillating, but the first mass has no oscillation. So this concept that is happening here is used to develop our vibration absorbers. Okay, so let's see how vibration absorbers work. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको. एक सिंपल सिस्टम लेंगे. ठीक, एक मशीन है फॉर एग्जांपल, वो फाउंडेशन पे रखी हुई है. स्टिफनेस फाउंडेशन की लेट्स से K1 है, दो स्प्रिंग्स हाफ K1 के लगे हुए हैं, तो टोटल स्टिफनेस ऑफ द फाउंडेशन इज K1. इसकी डिग्री फ्रीडम इज x1 of t. ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड एज F0 sin omega t. This thing of course is a 1-degree freedom system which you can actually solve. ठीक है. Undamped vibration absorber होता क्या है? It's a mechanical device which is used to reduce or eliminate unwanted vibrations. ठीक है. And it's an additional spring mass system which is attached to the original system. तो original system में कुछ भी नहीं है, अभी spring इसके साथ में हम vibration absorber attach करेंगे. ठीक है.
Vibration absorbers are not dampers. This is the first confusion people have. ठीक है, vibration dampers, of course, अगर आपके पास एक हार्मोनिक रिस्पॉन्स होगा, हमने ये देखा है in for most of the frequencies, vibration जो आपके पास जो system dampers होते हैं, viscous dampers, they help with the amplitude, so they reduce your amplitudes. ठीक, and and that's the benefit of them, right? But what we are talking about is not viscous dampers. We're not talking about actually dashboards attached to the system. We're talking about a spring mass system which is attached to the system. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी √k1/m1. What would happen if I set omega equals to omega n for this one degree freedom system? ठीक है, तो we can have a look at that, but what I want to do now is I want to show you a video which actually highlights the function of these vibration absorbers. So एक system उन्होंने दिया हुआ है, तो this is base excitation हो रही है, ठीक है, तो it is trying to replicate earthquake, ठीक है, तो base excitation हो रही है at a certain frequency, the system oscillates a lot, ठीक है. अब now see उन्होंने let's first see कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं. Natural frequency of the system is 2.62 hertz. This is what they have said, and when they run this thing, this system oscillates at very large frequencies. ठीक है, अब this is a very simplified system if you think about it. Amplitude measure करने के लिए उन्होंने पीछे scale लगाया हुआ, but this actually is a very effective thing. Now अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक हम we can design a vibration absorber which for this frequency, ठीक है, हमने बात की थी ना कि if we design a absorber properly, we can set amplitudes at any frequency equal to 0. तो they've chosen the same natural frequency. जिस natural frequency के ऊपर amplitude maximum था 2.62 hertz के ऊपर, वो उन्होंने choose कर ली, और absorber का mass will understand कि why this is specified, because this is needed actually, ठीक है, सिर्फ frequency से काम नहीं करता, आपको mass भी बताना पड़ता है, तो mass उन्होंने जो absorber का रखा हुआ that is 2.3 kgs. So they attach a mass, the vibration absorber, which is a pendulum in their case, not a spring mass system, but we know pendulum has still the same type of thing. But see what is happening. So the actual replica of the building, the structure of the building is no longer oscillating. ठीक है? तो what is going on is कि आपके पास सिर्फ वो base move कर रही है, but the entire energy is absorbed by the vibration absorber, which is the pendulum. ठीक है, तो you can do this at any frequency. You can set multiple vibration absorbers in your system for different frequencies if you want to. ठीक है, you can have actually active systems which can change your stiffness, the stiffness of the vibration absorber by checking the frequency of the incoming oscillations. तो earthquake अगर आ रहा है तो you can actually modify your own the frequency of the absorber to match the frequency of the earthquake, ताकि आपकी की सारी energy जो है आपके vibration absorber के अंदर आ जाए. ठीक है, तो that's the idea. ठीक, it's not very difficult. It's not a very difficult concept, but it's a very useful concept. ठीक, right. तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि हमारे पास अपने सिस्टम में वापस आ जाएंगे. हमारे सिस्टम में स्प्रिंग मैस है m1 k1, नेचुरल फ्रीक्वेंसी √k1/m1 बन रही है, एंड तो इस सिस्टम की जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है दैट इज m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 इक्वल्स टू द फोर्स. Pretty straightforward. You can now find that out. I think you can write this directly now after so many problems that you've solved. Solution इसका जो assumption, since this is undamped, इसका solution assume होगा in the same form as the force without a phase angle. तो हमने phase angle नहीं assume किया, बस sin omega t है, तो sin omega t ही यहाँ पे solution भी assume किया.
and we have the solution now becomes x1 of t equals to capital X1 sin omega t. We can go ahead and we can actually solve the animation का थोड़ा सा issue हुआ है, तो we can go ahead and we can solve our equation by plugging in the solution into our equation of motion. The only variable that will be left is capital X1. You can find capital X1 which gives us this. We have done this so many times. 1 degree freedom के लिए भी कर लिया, 2 degree के लिए भी कर लिया. You can do this step yourself. 1 degree freedom के system के लिए we said कि we can non-dimensionalize this thing. So we can take K1 common from the denominator, और या कह लेंगे numerator denominator दोनों को हमने K1 से divide करा दिया. F0 upon K1 becomes our static deflection, which you can take in the denominator on the left hand side. So and यहाँ पे अगर एक K1 divide हो रहा है, तो that will be 1 upon omega n square. ठीक है, तो this is the final form that we end up with. ये पूरी चीज हमने की हुई है undamped force response, 1 degree freedom undamped force response वाले टॉपिक में. ठीक है, तो what we can now do is we can actually see the response of this particular equation कि ये equation कैसे behave करेगी अगर हम इसको plot करना चाहें. तो अगर मैं ओमेगा चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो x upon delta static चेंज हो रहा है, तो K1 F0 is my delta static. ठीक है, तो if I change this thing, तो if I plot this thing, तो I get one natural frequency, जिस natural frequency के ऊपर you get resonance. ठीक है, तो हमारे पास ये जो region है इस जगह पे resonance हो रही है. ठीक है, what if this is our operating frequency as well? We want to operate our machine at this frequency. What would we do? We have a few solutions. One solution is we change the foundation of the machine so that our K is modified and our natural frequency changes. Okay, that's one solution. The other solution is to use a separate machine, that you just find something which actually can operate at this frequency without having resonance. But the simplest solution is, which does not actually require you to change anything about the machine, you don't need to reinstall it or anything, is to use a vibration absorber. ठीक है, तो if we know कि हमें किस frequency के ऊपर system को work कराना है, तो we can design a vibration absorber for that particular frequency, and at that frequency the entire energy that is coming in to the system from the outside will be absorbed by the vibration absorber. जो secondary system हमने attach किया है वो सारी energy absorb कर लेगा, वो खुद oscillate करता रहेगा, but the original system will stay stationary ideally, but in reality it will have lower amplitudes of vibration. ठीक है ना. तो जो हमारा theoretical system था उसमें जो हमने absorber का system ऐड किया, it is the blue part that we have added. ठीक है, तो K2 M2 एक system हमने ऐड किया है to our original K1 M1 system. ठीक है, उसकी अपनी डिग्री फ्रीडम होगी, उस डिग्री फ्रीडम को हम कह रहे हैं x2 of t. If this system is independently steady, तो अगर मैं बोलूँ कि K2 M2 सिस्टम को मैं अगर independently स्टडी कर रहा हूँ, यानी स्प्रिंग का जो ये वाला एज है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तो इस सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बनेगी √K2 upon M2. But that is not what is going to happen in a 2 degree freedom system. We know this now. ठीक है, 2 degree freedom system जो होते हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक साथ निकाली जाती है, and they are actually separate, they are different from individual natural frequencies of the two systems. तो अगर मैं इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ, it is √K1 upon M1. इस सिस्टम की इंडिपेंडेंटली देखूंगा, it is √K2 upon M2. But if I look at the entire system as a whole, then the natural frequencies would be something else. ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि rejoin कर लेते हैं, just less than 2 minutes left, तो I won't be able to complete this particular talk without restarting. ठीक है, तो let's restart this session and continue from there. Right, so let's continue. हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, तो विल फॉलो अप्रोच जो कि हमने पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जब 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम में निकाला था उस वक्त देखी थी कि हम लोग पहले x1 और x2 के एम्पलीट्यूड्स को वी वांट टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ द ऑल द सिस्टम पैरामीटर्स, एंड देन विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ठीक,
तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सिस्टम की इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए विल फॉलो अप्रोच व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अब न्यूटन सेकंड लॉ से दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, वन फॉर m1 वन फॉर m2। दोनों इक्वेशंस को देन विल कंबाइन इनटू ए मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट शो यू हियर द मैट्रिक्स इक्वेशन डायरेक्टली। You can do the intermediate steps yourself. We have done that many times now. तो आपके पास सिस्टम का मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के वेक्टर के साथ, प्लस स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू द फोर्स वेक्टर। ठीक है, in order to solve this system we have to assume a solution. It's an undamped system, so we can just assume a solution in terms of sin omega t since the force is in sin as well. तो हम अपना सॉल्यूशन को अज्यूम कर सकते हैं एज x1 sin omega t एंड x2 sin omega t। ठीक हो गया? एंड now we need to solve this thing. So in order to solve this, what we can do is we can plug the solution back into our equations and we can apply Kramer's law or something like that to get x1 and x2. तो जो पीछे हमने steps किए हैं वहाँ पे शो नहीं हुए हैं, तो you can attempt that those steps. कि आपके पास कैपिटल x1 और कैपिटल x2 कैसे निकल के आएंगे? In these equations we have to first get the second derivative of x1 and x2t, plug both of these displacement and acceleration here, take everything common, equation एक form होगी in the matrix form, sum matrix multiplied by capital x1 capital x2 equals to force. Then you can apply the Kramer's rule or basic algebra to solve for capital x1 and capital x2. वो जो solution निकल के आ रहा है that solution is shown in the slide. ठीक है, तो there are few steps that are missing which I want you to go and try. अब what do we want to do now is थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को, just to make our equations a little bit, bring the equations in a better form. तो हम क्या कर सकते हैं कि we can take k2 common from the numerator. तो इसमें तो k2 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से हम k2 कॉमन ले लेंगे। जब हम k2 कॉमन लेंगे तो what is going to happen? What's going to happen is कि there is going to be a k2 here, there is going to be a k2 here, और डिनोमिनेटर से we want to take k1 and k2 कॉमन। ठीक है, डिनोमिनेटर से we want to take k1 and k2 common. So we want to have a k1 k2 here, and let's see what we are going to have with this. हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो रहा था कि we have this k2 square here. जब मैं इसमें k1 k2 कॉमन लूंगा तो एक, क्योंकि इसमें k1 नहीं है तो there is going to be a k1 here और k2 square का खाली k2 बच जाएगा। In the second one we have two parenthesis terms और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम एक से k1 कॉमन ले सकते हैं, दूसरे से हम k2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज, लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग। तो हम यहाँ से k1 और k2 कॉमन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले टर्म से अगर हमने k1 कॉमन लिया, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स k2 अपॉन k1, दिस बिकम्स, यहाँ पे k1 आ जाएगा। दूसरी जो पैरेंथेसिस है उससे हमने k2 कॉमन लिया है तो k2 आ जाएगा और यहाँ पे भी k2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 1, k2 upon k1 will remain like this, m1 upon k1 will become 1 upon omega n square, m2 upon k2 will become 1 upon omega n2 square. सही, तो हम यहाँ पे ओमेगा n2 और ओमेगा n1 को वी आर गोइंग टू रेफर टू समथिंग एल्स, सो विल टॉक अबाउट दैट। बट हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की टर्म्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सिमिलर टर्म्स ही आ रही हैं। ठीक है, नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस सिस्टम, बट अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम होते तो वो क्या होती। तो हमने ये काम किया हुआ, जस्ट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आप k2 न्यूमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से k1 k2 कॉमन ले लीजिए। आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग एल्स, एक चीज यहाँ पे और होनी चाहिए। ठीक है ना, तो k2 कैन कैंसिल आउट, वी एंड अप विद f0 अपॉन, तो इस k1 को हटा के यहाँ पे लिख दीजिए, k0 upon f1 will become our delta static as well, something of नॉन डायमेंशनल फोर्स की फॉर्म में बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बन जाएगा, सॉरी नॉन डायमेंशनल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो वी हैव x1 एंड x2। अब हमारे पास जो
M2 K2 M2 upon K2 और M1 upon K1 आ रहा है, we can call them different things. तो M1 upon K1 में जो original system की natural frequency that we'll call as omega n, but K2 upon M2 जो बनेगा मेरे पास K2 upon M2 that will call the natural frequency of the absorber system if it was independent, if it was independently vibrating. ठीक है, अगर अलग से लगा हुआ होता तो this thing becomes 1 upon omega n square and this thing becomes 1 upon omega a square. A is for absorber. सही है ना? Now this thing is changing to a form which is non-dimensional. जो इसकी ये पूरी जो equation बन गई non-dimensional form में equation बन गई. Left hand side is non-dimensional, the right hand side is also non-dimensional. ठीक हो गया? जिसमें हमारे पास जो definitions है वो ये delta static is f naught upon k1, omega n is under root k1 upon m1 and omega a is equals to under root k2 upon m2. You need to understand, I'm repeating again, that these are not the natural frequencies of the 2 degree of freedom system. This was the natural frequency of the original system when it was when there was no absorber attached to it. जब वो सिर्फ 1 degree freedom system था उस वक्त उसकी natural frequency ये थी. This would have been the natural frequency of the absorber part if it was independently vibrating. तो अभी 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता. नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता. अगर हमें 2 डिग्री फ्रीडम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हम इस डिनोमिनेटर को E0 के इक्वल सेट करके ओमेगा एक्चुअली सॉल्व करेंगे तब निकल के आएगी. ठीक है, तो दैट दिस ओमेगा n एंड ओमेगा a आर नॉट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. So we have to solve for omega by setting the denominator equal to 0. Then we would get the natural frequencies of a 2 degree freedom system. ठीक है. Now अभी हमारे पास पर्पस नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं है. वी कैन एक्चुअली प्लॉट दिस इक्वेशन एंड सी कि कहाँ पे पीक आ रही है एंड वी कैन एनालाइज दैट. बट हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वांट टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड x1. दैट्स आइडिया, राइट? हम एब्जॉर्बर अटैच कर रहे हैं ताकि हम ओरिजिनल सिस्टम में से वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर सकें. तो वी वांट टू मिनिमाइज x1. दैट्स आइडिया. ठीक है, तो x1 को जीरो करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? वी हैव टू सेट दैट न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसका न्यूमिनेटर को 0 कर दूंगा then I would get x1 equals to 0 and this gives me my condition now. So my condition becomes that my omega needs to be equals to omega a and this is the same thing that we had in the जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तरफ पढ़े तो उस वक्त आ रही थी. अगर आपका जो एब्जॉर्बर सिस्टम है if it was independently operating, उसकी जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, if that natural frequency becomes equal to the forcing frequency, then the entire energy that is coming in from the system because of the force will be absorbed by the secondary system, by the absorber system, and the original system will no longer vibrate. ठीक? Since this is a secondary system, we can set K2 and M2 ourselves. K2 M2 fixed नहीं है. K1 M1 fixed है because that is the original system. उसको हम change नहीं करना चाह रहे. We don't want to modify our original system. What we have is we have a secondary system जिसकी natural frequency हमें अपनी मर्जी से सेट करनी है. तो now whatever force frequency we want to work at, so let's say कि हम 50 RPM पे या फिर let's say 500 RPM पे वर्क करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो 500 RPM will give me some omega which will be 2 pi n by 60. चाहिए 2 pi n by 60. If I have something like this, then what I can do is I can just go ahead and design an absorber जिसकी natural frequency independently would have been 2 pi n by 60. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने K2 और M2 को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी वुड बिकम 2 pi n by 60. दिस कैन बी एनी नंबर. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. दिस कुड बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ओरिजिनल सिस्टम था, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी अंडर रूट K1 upon M1. I want to operate my machine at the natural frequency.
then I would just ensure कि omega n becomes equals to omega a. अब इसमें मैं K2 और M2 को इस तरीके से सेट करूंगा कि मेरा ओमेगा n और ओमेगा बराबर आ जाए. If this condition is satisfied, then x1 becomes 0. तो ये x1 becomes 0, चाहे वो ओरिजिनल सिस्टम की इनिशियल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही क्यों ना हो. ठीक है, बट x1 will become 0 as long as this condition is satisfied, omega equals to omega a. ठीक है. K2 और M2 जो है वो किसी भी और क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्ट हो सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट देम कि आपने कितना बड़ा मास आप लगा सकते हैं, आप स्टिफनेस कितनी बड़ी रखना चाह रहे हैं सिस्टम की. दिस इज ऑल इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. द ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन इज द रेशियो K2 अपॉन M2. वो फिक्स होना चाहिए. K2 M2 की अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम अभी एक एग्जाम्पल करते हैं कि हमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया जिसका K1 और M1 गिवन है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इसकी निकल सकती है, तो वी कैन फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम. एंड if we are applying a force at the natural frequency, so we are saying that the force that is applied is f naught sine 14.1421 t. ठीक है, तो ये फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है न्यूटन्स. अगर ये सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है विदाउट एन अब्जॉर्बर, यू विल हैव वेरी वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड्स ड्यू टू दिस फोर्स, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी. तो हमें करना क्या, वी हैव टू डिजाइन ए वाइब्रेशन अब्जॉर्बर फॉर दिस सिस्टम. ठीक है, तो वाइब्रेशन अब्जॉर्बर के लिए कंडीशन क्या है, ओमेगा n इक्वल्स टू ओमेगा a इस वक्त बन जाएगा. इट कैन बी एनी ओमेगा. तो ओमेगा a इज इक्वल्स टू ओमेगा होता है विच इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, बट omega is now equals to omega n, so we're just saying कि omega a equals to omega n. ठीक है, but this can be any omega. It does not necessarily need to be the natural frequency. कोई भी applied force पे आप amplitude zero कर सकते हैं. But we normally we need it near the resonance. तो अगर आप सिस्टम का रिस्पॉन्स को देखेंगे तो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड का रिस्पॉन्स बन रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो वी माइट ओनली नीड टू डिजाइन एन एब्जॉर्बर इन दिस रेंज. दूर अगर कोई चीज ऑपरेट कर रही है तो वी डोंट इवन नीड टू डिजाइन एन एब्जॉर्बर, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू इट. यू कैन डिजाइन द एब्जॉर्बर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी यू वांट. ठीक है, राइट. तो आपके पास ओमेगा ए आ गया. अब any M2 and K2 can be selected as long as the above condition is satisfied. So if we select our M2 to be 100 kgs, our K2 can be determined. If we select our M2 to be 50 kgs, our K2 can be determined. सही. So from a vibration point of view, the only condition is omega A, but there can be other conditions to this. If we select a K2 M2 combination जिससे static deflection बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है, इनिशियली आपको जो सिस्टम का वेट होगा वो बहुत अगर बड़ा आ रहा है, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम. हो सकता है कि आपके पास K2 M2 की वजह से जो सिस्टम जो M2 जो वाइब्रेशन से जनरेट हो रही हो आपके मास 2 के अंदर, दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ दोज वाइब्रेशंस माइट बी अफेक्टेड. ठीक है, तो देयर कैन बी कंडीशंस ड्यू टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी हैपनिंग इन द सिस्टम. हम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के एस्पेक्ट की चीज़ को देख रहे हैं, दैट इज कि हमारा ओमेगा ए विच इज अंडर रूट K2 upon M2 वो क्या होना चाहिए. our concern is with the ratio, not the actual values of K2 and M2. So we have, for two different masses we have seen what K2 can be, and you can have different M2 values. So you can have a 75 kg, उसके लिए कोई और K2 निकल के आएगा. You can have 10 kg mass, उसके लिए कोई और K2 निकल के आएगा. कि M मास का इन्फ्लुएंस क्या होता है, that we'll talk about. But now you can actually understand one thing. इस सिस्टम के अंदर when they were actually showing us the condition of the absorber, so when they stopped this thing and when they said okay, let's see what the absorber is, they also specified the mass. They said कि frequency ये है, तो this is omega A, this will give us omega A, this is in hertz, तो इसको radians में convert कर सकते हैं. But they also specified the mass of the absorber.
एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज वेल. वी सिलेक्ट अ मास, हमारा ओमेगा फिक्स है तो k डिटरमिन हो जाएगा. ठीक है ना. तो we have something like this, we can actually plot this thing. तो हमारे पास विदाउट एब्जॉर्बर का जो सोल्यूशन है ओरिजिन सिस्टम का, वन डिग्री फ्रीडम सिस्टम है, वन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ब्लू लाइन से प्लॉटेड है. तो वन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यू आर गेटिंग वन रेजोनेंस पॉइंट है. ठीक है, आपने एब्जॉर्बर सिस्टम में अटैच कर दिया तो x1 इज प्लॉट हो रहा है सिर्फ, यू आर स्टिल प्लॉटिंग x1, x2 का सोल्यूशन नहीं आ रहा. our concern is x1. with absorber now you have two natural frequencies, so you are getting two peaks. ठीक है, आपके पास जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपने डिजाइन किया था, हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सॉल्यूशन becomes क्या amplitude becomes zero, but you are getting infinite amplitudes at two different frequencies. ये आपका टू डिफरेंट सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 है. So now question might be popping up in your head is कि हमने ओरिजिन सिस्टम के एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज करने के लिए एक एब्जॉर्बर अटैच किया एंड नाउ दैट एब्जॉर्बर इज जनरेटिंग रेजोनेंस एट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो isn't this worse, right? तो तो द आंसर टू दैट इज कि आपके पास जो भी ऑपरेटिंग रीजन है उसके सराउंडिंग का रीजन हमारे लिए क्रूशियल होता है. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि उसके आगे और पीछे क्या हो रहा है. सही है ना. तो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि हमारा लेट्स से मेरी ऑपरेटिंग रीजन जो फ्रीक्वेंसी दैट वाज 15 रेडियंस पर सेकंड, तो मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन भी किया हुआ है, तो आई एम वेरी क्लोज टू इट. तो इफ आई एम ऑपरेटिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी I'm good, not an issue. But I can't operate at let's say 18 or 19 radians per second because here resonance is happening. Similarly, I can't operate at close to 11 or 12 radians per second. That is a problem as well. Right? So close to your design frequency एक window है जिसमें you can operate. उधर amplitudes कम ही रहेंगे. Right? तो so we can say that close to the operating frequency your amplitudes are reduced. You can operate here. तो ये वाली चीज तो समझ में आ गई. ठीक है, एक हम चीज और देख सकते हैं कि जो हमने मास की बात की थी कि मास हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं. इसका जाहिर है कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो होगा ना. वी कांट से कि मास को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. तो द इन्फ्लुएंस कम्स इन द रेजोनेंस इन द न्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जो आपकी नई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है, दैट आर अफेक्टेड बाय द मास m2 दैट यू सिलेक्ट. तो that there are many peaks shown here, but let's focus on one at a time. So agar if you have without absorber you have just one peak. ठीक है, एक आपके पास ये लाइट ब्लू डॉटेड लाइन आ रही है, एक सिंगल पीक गई and this is coming up like this. With absorber, as I am increasing the mass from 20, 50, 100, what are we seeing? आपकी जो रेजोनेंस है वो पहले वाली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है और दूसरी वाली राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है. तो व्हाट इज इंक्रीजिंग m2 से आपका जो विंडो है वो एक्चुअली बढ़ रही है. तो यू हैव अ लार्जर विंडो टू ऑपरेट इन सिस्टम. अगर आप एक बहुत छोटा मास लिया हुआ है देन डिजाइन फ्रीक्वेंसी सेम है बट वेरी क्लोज टू लेट्स से 15 पे अगर आप आते हैं, 15 के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है इट इज दिस, जो आपका नॉर्मलाइज्ड एम्पलीट्यूड आ रहा है, नॉन डायमेंशनल एम्पलीट्यूड आ रहा है, दैट इज क्लोज टू 2. But if we have a mass of 100 kgs at the same frequency, I have an amplitude which is let's say 0.25. ठीक है, तो आपकी जो विंडो है, जिस विंडो में आप अपनी डिजाइन फ्रीक्वेंसी के अबाउट ऑपरेट कर सकते हैं, that increases as your mass m2 is increasing. ठीक, but again this m2 must have some constraint other than vibration response. ठीक है, सिस्टम पे आप कितना एडिशनल वेट हैंग कर सकते हैं. ठीक है, मशीन कितना वेट बेयर कर सकती है एडिशनल. दिस ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो प्रॉब्ली द अदर कंडीशन आपकी जो भी पैरामीटर जो कंडीशंस हैं फ्रॉम मैकेनिक्स मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू और अदर वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के, अगर कोई सेकेंडरी फोर्स आपके पास सिस्टम पे एक्ट कर रही है ड्यू टू द बेस एक्साइटेशन और समथिंग लाइक दैट,
वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए you have to set your K2 and M2. But from a purely vibration absorber point of view, a large M2 value is beneficial for us because a large M2 value gives us a bigger window to operate in. सही है, तो जितनी बड़ी आपके पास M2 की वैल्यू होगी, आपके पास डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी के अराउंड उतनी बड़ी विंडो प्रोड्यूस हो रही है जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. I am actually done, so I don't have anything else today, so I will stop here. ठीक है. We'll see in the next class कि हम एक दो और चीज़ें डिस्कस करने की हैं वो कर लेंगे. But for today I'm done. If you have any question, you can ask. कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए. We have time. सर अस्सलाम वालेकुम. जो टॉपिक 13 क्या आपका लेक्चर था सर, आपने अपलोड कर दिया? जी बेटा, कर दिया था कल. ठीक है, थैंक यू सर. जी. So do one thing, prepare for a quiz from these two topics. ठीक है, जो आपके पास टॉपिक 13 और 14 में से हैं. We'll take that next week. ठीक है, लास्ट वीक में हम लेंगे. With that you will cover the entire course. ठीक है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी so that you are ready for the exams as well. ठीक है, तो टॉपिक 13 and 14 का क्विज होगा नेक्स्ट वीक. अगेन बहुत बड़ा क्विज नहीं होगा, बट that will help you prepare for the final exams as well. ठीक है, तो प्लीज़ डू दैट. 2 क्विजेस के रिजल्ट नंबर तो डले हुए हैं. आपके तीसरे क्विज के भी नंबर में इंशाल्लाह LMS पे अपलोड कर दूंगा. असाइनमेंट्स अभी तक मैंने ग्रेड नहीं किए, तो आई हैव टू डू दैट. आई ग्रेड द असाइनमेंट्स. बट द क्विज आर द पार्ट जो कि जिसमें ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है. 2 क्विजेस ग्रेडेड है, तीसरा वाला जो है आई डू इट इंशाल्लाह दिस वीक एंड आई अपलोड. आप लोगों की सबमिशन की डेडलाइन आ रही है फॉर दी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. उसमें one member of the group can just submit the solution. आप अपने जो भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे उसके ऊपर ज़ाहिर है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम्स लिखे हुए होंगे. बाकी ग्रुप मेंबर्स के आई ग्रेड इट फॉर एवरी वन ऑफ द मेंबर्स. ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट सिर्फ अपलोड कर दे एंड दैट विल बी इनफ. सबको सेम चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं. ठीक हो क्या? सो एनीथिंग एल्स टू डिस्कस? अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन. Okay, so let's end this, and inshallah Thursday we'll continue. Thank you very much. Assalamu alaikum.